हेलो साथियों, भारत के भूगोल के अंतर्गत मैं श्याम गुप्ता आज पढ़ेंगे हम मानसून और जलवायु का चैप्टर। इसके अंदर आज हम देखेंगे भारत की वर्षा किस प्रकार की है और उसका वितरण कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में जो जलवायु का वर्गीकरण है कोपेन महोदय के अनुसार वो किस तरीके से है। इन चीज़ों का हम आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है साथियों कि भारत में जहाँ एक तरफ जैसलमेर है जहाँ केवल 5 सेंटीमीटर ही वर्षा देखी जाती है, वहीं दूसरी ओर 1300 सेंटीमीटर के साथ में मोसिनराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भी भारत में ही मौजूद है। तो वर्षा के बारे में इतनी अनियमितता, इतना विभेदन यहाँ पर भारत में देखा जाता है क्योंकि भारत काफ़ी बड़ा देश है। और इस हिसाब से यदि देखें हम तो भारत की वर्षा का यदि औसत यदि देखें तो लगभग 120 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर भारत में वर्षा का औसत देखा जाता है। तो यहाँ पर वर्षा का यदि वितरण है काफ़ी असमान रूप से देखा जाता है। इसका यहाँ पर हम मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हैं कि भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के वर्षा के क्षेत्र देखे जाते हैं जिनका हमने वर्गीकरण किया है। एक है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है और इसके जो मुख्य क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट का ये क्षेत्र यहाँ पर हम मानचित्र के द्वारा देख सकते हैं। पश्चिमी घाट का ये क्षेत्र है। इसके अलावा यदि हम बात करें पूर्वी हिमालय या यहाँ पर पूर्वी जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ पर भी इनकी स्थिति देखी जा सकती है। और इनके कारण हैं सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने का, इनका कारण क्या है कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून यहाँ पर आता है पश्चिमी घाट से टकरा करके भारी मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, दूसरी जो यहाँ पर बंगाल की शाखा, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है मानसून की, वो यहाँ आकर के सीधे तौर पर पूर्वी शाखा के रूप में भारी मात्रा में वर्षा करती है। और एक और कारण है कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ है, इन पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी जो राज्य है, इन राज्यों की जो पहाड़ियाँ विशेष रूप से यदि हम बात करें मेघालय की तो यहाँ पर कीपाकार पहाड़ियाँ होने के कारण भारी मात्रा में वर्षा यहाँ पर बादलों के द्वारा की जाती है। इसलिए भारत के सर्वाधिक जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र माने जाते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, दूसरा जो क्षेत्र है सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र है, 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है। एवरेज तो भारत की जो एवरेज है वो यहाँ पर लगभग वर्षा प्राप्त होती है और अधिकांश हिस्सा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से 100 से 200 सेंटीमीटर की जो वर्षा है वो यहाँ पर इस क्षेत्र में प्राप्त होती है। ठीक है, और इस क्षेत्र के अंतर्गत हम देखें तो पश्चिमी घाट के सर्वाधिक जो वर्षा प्राप्त करने वाले 200 सेंटीमीटर के जो क्षेत्र है उनके समीपवर्ती क्षेत्र, साथ ही यदि हम बात करें यहाँ पर तो ये त्रिपुरा, इसके अलावा मणिपुर, नागालैंड, कुछ हिस्से यहाँ पर जो है वो इसके आसपास के हिस्से हैं। साथ ही भारत के सर्वाधिक जो क्षेत्र को यदि यहाँ पर देखें तो यही दूसरा जो है सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र ही माना जाता है। ठीक है, ये हमें चित्र के द्वारा भी दिख रहा है। तीसरा जो है न्यून वर्षा वाले 50 से 100 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ मानचित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि एक तो हिमालय का, जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा, ठीक है, इसके अलावा इसके समीपवर्ती जो क्षेत्र है जो कि अधिक वर्षा और न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो ये वाले क्षेत्र कौन सा होगा, 50 से 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्र कहलाएंगे। और चौथा जो होगा वो अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र होंगे, 50 सेंटीमीटर से भी कम जहां पर वर्षा होती है। और ऐसे जो क्षेत्र है मुख्यतः यदि हम देखें तो 2 प्रमुख जो क्षेत्र है वो है यहाँ पर, एक तो पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में प्राप्त होने वाला यह क्षेत्र जो कि पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि साथियों देख लो यहाँ पर इसका कारण क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा, अरब सागर की जो शाखा है वो यहाँ पर पश्चिमी घाट पर भारी मात्रा में वर्षा कर देती है और इसके पश्चात पीछे का जो हिस्सा है, पश्चिमी घाट के पीछे की तरफ जो हिस्सा है वो अपर्याप्त रूप से वर्षा प्राप्त करता है क्योंकि यहाँ पर ये जो पवनें हैं वो आर्द्रता खो देती है और आगे जा करके यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण वर्षा नहीं कर पाता और यह क्षेत्र शुष्क रह जाता है और यही कारण है कि यहाँ पर वर्षा अपर्याप्त मात्रा में होती है। दूसरा जो क्षेत्र है यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम पश्चिमी राजस्थान,
हरियाणा, पंजाब का कुछ हिस्सा और गुजरात का कुछ हिस्सा है, जो कि यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण भी यहाँ पर वर्षा अत्यल्प होती है, बहुत कम होती है, और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम मात्रा में वर्षा देखी जाती है। और जैसे जैसे हम पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाते हैं, तो मैंने अभी बताया आपको कि जैसे कि जैसलमेर में है, वहाँ पर बहुत कम मात्रा में वर्षा देखी जाती है। तो इस तरीके से भारत में वर्षा का वितरण की यदि हम बात करें तो काफ़ी असमान वितरण यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब भारतीय वर्षा की यदि विशेषताओं की यदि हम बात करें कि इसकी क्या विशेषता है, तो हम देख सकते हैं कि कालिक दृष्टि से मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। तो कब कैसी वर्षा हो जाए इसके बारे में पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये मानसूनी वर्षा की एक विशिष्ट पहचान भी होती है। तो कालिक दृष्टि से कब कितनी वर्षा होगी, किस महीने में कितनी वर्षा होगी, इसके बारे में पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और यही कारण है कि भारत में जो खेती होती है, जो कृषि होती है, वो एक जुआ कहलाती है, क्योंकि यहाँ वर्षा की अनियमितता देखी जाती है। ठीक है, दूसरा है क्षेत्रीय वितरण भी अत्यंत असामान्य, जैसे कि हमने अभी देखा था कि किन्हीं स्थानों पर, मोसिनराम जैसे स्थानों पर 1300 सेंटीमीटर और कहीं पर 5-10 सेंटीमीटर भी वर्षा देखी जाती है। तो क्षेत्रीय वितरण भी और कालिक दृष्टि से दोनों स्थानों पर देखें तो दोनों दृष्टि से यहाँ पर अनिश्चितता बनी रहती है। लगातार नहीं होती है, लगातार नहीं होती, बल्कि कुछ दिनों के अंतराल में रुक रुक करके वर्षा हो जाती है, और कभी कभी तो ये अंतराल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए भी यहाँ पर समस्या देखने को मिलती है, और यही समस्या के कारण यहां पर फसलें जो है वो सूख जाती है। ठीक है, ये चीज भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि कुछ भागों में वर्षा मूसलाधार होती है और कुछ भागों में बौछारों के रूप में होती है, और जहां पर मूसलाधार वर्षा होती है वहां पर मृदा का अपरदन हो जाता है, और मृदा के अपरदन से क्या होता है, मृदा का ह्रास होता है, जिससे भी फसलें या कृषि भी प्रभावित होती है, ये भी हम जानते हैं। अगला है शीत ऋतु प्राय यहाँ पर शुष्क देखी जाती है। ठीक है, क्योंकि अधिकांश जो वर्षा है भारत में मानसूनी प्रकार की जहाँ पर जलवायु पाई जाती है, और मानसूनी प्रकार की जलवायु में अधिकांश जो वर्षा है वो ग्रीष्म काल में ही होती है। कौन से मानसून से? हमने पढ़ा था दक्षिण पश्चिम मानसून से ही अधिकांश वर्षा होती है। ठीक है, आते हुए मानसून से, और लौटते हुए जो मानसून है जो कि कौन सा होता है, उत्तर पूर्वी जो मानसून है उससे मुख्यतः वर्षा नहीं होती है, कुछ एक्सेप्शनल को छोड़ दे तो। ठीक है, तो देश के 10% वर्षा शरदकालीन मानसून तथा चक्रवातों से प्राप्त होती है, और अधिकांश जो वर्षा है वो शुष्क, यहाँ पर जो शीत ऋतु है वो शुष्क होती है, और अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन में ही होती है, ये हम सब जानते हैं। आगे देखते हैं कि भारत में वर्षा के दिनों की संख्या भी बहुत कम है। केवल जो यहाँ पर वर्षा की जो ऋतु है, ठीक है, जो कि जून के महीने से स्टार्ट होती है, तब से ही वर्षा मुख्यतः देखी जाती है, और सितंबर आते आते वो भी समाप्त हो जाती है। तो जैसे कि अलग अलग संख्या, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संख्या देखी जाती है। कोलकाता में यदि हम बात करें तो 118 दिन की यहाँ पर वर्षा देखी जाती है, चेन्नई में 55 दिन की, मुंबई में 75 दिन की। अतः सिंचाई की आवश्यकता भारत में जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो यह भी हमें देखने वाली बात है। इसके बाद देखते हैं वर्षा में परिवर्तता, कि भारत में जो वर्षा होती है उसकी परिवर्तता भी देखने को मिलती है। वर्षा में अनियमितता बहुत है। बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहां बहुत अधिक वर्षा होती है, यह कम अनियमितता देखी जाती है, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह अधिक अनियमितता देखी जाती है। इसका मैं उदाहरण के द्वारा आपको बता दूं कि मान लो कहीं पर 500 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, ठीक है, और कहीं पर 50 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। मैं उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं, कहीं पर 500 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, कहीं पर 50 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। दो अलग अलग प्रकार के स्थान है। यदि माना कि किसी वर्ष 20 सेंटीमीटर वर्षा कम हुई, ठीक है, या 25 सेंटीमीटर वर्षा कम हुई, कितने भी यहाँ पर वर्षा कम हो सकती है, तो 20 या 25 सेंटीमीटर वर्षा कम होने पर इस वाले स्थान पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, 500 से 450 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें 50 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाला क्षेत्र, जहां पर पहले ही कम मात्रा में वर्षा होती है, यदि वहां पर भी 25 सेंटीमीटर वर्षा कम हो गई तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, यहां पर 25। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा यानी कि बहुत कम मात्रा में वहां पर वर्षा होगी। इसलिए जहां पर कम वर्षा होती है, यहां पर दोबारा देख लेना है, यहां पर कम वर्षा होती है वहां अनियमितता अधिक देखने को मिलती है। इसको भी हम मानचित्र में यहां पर देखेंगे।
राजस्थान के जिन भागों में वर्षा केवल 12 सेंटीमीटर होती है वहां वर्षा की अनियमितता 30% तक देखी जा सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा यदि हम बात करें कानपुर में 20% तथा कलकत्ता में 11% अनियमितता का औसत रहता है, क्योंकि वहां अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। इस वजह से वहां पर क्या होता है, वर्षा की अनियमितता कम देखने को मिलती है। मानचित्र में हम देख सकते हैं कि जिन स्थानों में ज्यादा वर्षा होती है वहां वर्षा की परिवर्तिता कम देखने को मिलती है, जबकि यहां पश्चिमी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में जहां वर्षा कम पहले ही कम होती है वहां वर्षा की परिवर्तिता ज्यादा देखने को मिलती है, 60% से भी अधिक देखने को मिलती है। मानचित्र में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इस तरीके से वर्षा की जो परिवर्तिता है इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में निम्न में से किन स्थानों में वर्षा की परिवर्तिता ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहां पर जिस तरीके के ऑप्शन होंगे उस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रहेगा। इसके बाद हमारा यहाँ पर एक नया टॉपिक है जो कि है कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। कोपेन महोदय ने प्रमुख रूप से जलवायु का वर्गीकरण बतलाया था और उसी के अनुसार भारत के जलवायु का जो वर्गीकरण है, जलवायु के प्रदेशों का वर्गीकरण है, वो किस प्रकार से किया गया है उनको हम देख लेते हैं। उससे पहले हमें यह देखना होगा कि कोपेन ने किन अक्षरों के द्वारा क्या क्या चीज बताई गई थी। तो यहां पर यह भी देखने की बात है कि जो अक्षर कैपिटल में है अर्थात बड़ी अंग्रेजी में है वो बड़ी में ही रहेंगे, यहां तक बड़ी अंग्रेजी में है। ठीक है, और इसके बाद छोटी अंग्रेजी में या स्मॉल लेटर्स में दिए हुए होते हैं तो उनको एज इट इज ही देखना है हमें, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। कोपेन महोदय ने उसी तरीके से इसमें बताया था। ठीक है, तो जहां पर कैपिटल ए है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को दर्शाता है। ठीक है, यहां पर हम आगे देखेंगे। उसी प्रकार से बी जो है, कैपिटल बी है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों को बताएगा, कैपिटल सी है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को बताएगा, और कैपिटल में डी है वो शीतोष्ण क्षेत्रों को बताएगा, और कैपिटल में ई है वो ध्रुवीय क्षेत्रों को यहाँ पर बतलाएगा कि वहाँ की जो जलवायु है वो इस प्रकार की है। इस प्रकार से उन्होंने कोपेन महोदय ने इसको विस्तार से बांटा था। ठीक है, हमारे यहाँ पर फिर आगे देखते हैं कि स्मॉल में एफ है वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां साल भर वर्षा होती है, अर्थात एक भी महीना ऐसा नहीं है जो कि वर्षा नहीं हो अर्थात शुष्क हो, पूरे साल भर वर्षा क्षेत्र पाए जाते हैं, एफ से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एम, स्मॉल एम है जो मानसून को बतलाता है कि उन क्षेत्रों में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। मोटे तौर पर देखें तो पूरे भारत में ही मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लेकिन फिर भी इनका माइक्रो या स्मॉल लेवल पर भी हम वर्गीकरण करते हैं जो कि कोपेन के अनुसार है। स्मॉल एस है जो कि समर ड्राई को बताता है। यहां पर विशेष रूप से देखने वाली बात है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहां पर एस और डब्ल्यू में। ठीक है, यहां पर जो एस है वो समर ड्राई है अर्थात शुष्क ग्रीष्म, जो ग्रीष्म ऋतु है वो शुष्क रहेगी, देखने वाली बात है। और जो डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू है, वो क्या होगा, यहां पर विंटर ड्राई को बतलाएगा। विंटर ड्राई का मतलब होता है शुष्क शीत, जो शीत ऋतु है वो शुष्क अवस्था में रहेगी। इसके बाद देखते हैं स्मॉल में जो जी है वो गंगा के मैदान को बतलाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे गंगा के मैदान को बतलाता है। जो स्मॉल में ए है वो बतलाता है कि दीर्घ अत्यधिक गर्म क्षेत्र वहां पर पाया जाएगा, जो क्षेत्र है वो अत्यधिक मात्रा में गर्म होगा। बी है वो उससे कम होगा अर्थात दीर्घ गर्म होगा। जो सी है वो लघु कम गर्म होगा अर्थात उससे भी कम होगा, और जो डी है वो बहुत कम गर्म होगा। इस तरीके से इनका वर्गीकरण बतलाया है, और उनको यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, जो जलवायु प्रदेश है, वो हमें मानचित्र में दिखाई देते हैं। और इस जलवायु वर्गीकरण से संबंधित अनेक जगह पर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि भारत की जो जलवायु है यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए इनका हम एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं। पहली है हमारा AMW। यहाँ पर दोबारा मैं बता देता हूँ आपको साथियों कि A है जो कैपिटल है, M और W है वो स्मॉल में है, तो यहाँ पर इसी तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। यदि ऑप्शंस में गलत दिया हुआ है, स्मॉल में ए दिया हुआ है, तो वो गलत होगा।
ध्यान कर लेना है इस बात को। यहाँ पर ए कैपिटल में है और एम और डब्ल्यू स्मॉल में दिया हुआ है। और यह जो क्षेत्र है यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है वो कौन सा वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है लगभग केरल प्रदेश को संपूर्ण रूप से धारण करते हुए और इसके आसपास के जो क्षेत्र है उसको भी धारण करते हुए यहाँ पर दर्शाया है AMW के रूप में। ठीक है, यहाँ पर इसका जो नामकरण है वो लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रदेश यहाँ पर इसका नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ की जो विशेषता है वो क्या है, शीत ऋतु छोटी व शुष्क होती है क्योंकि ये क्या है यहाँ पर दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, तो ए प्रकार की जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, एम जो है मानसून प्रकार की जलवायु को बतलाता है और डब्ल्यू है वो विंटर ड्राई को बतलाता है। शीत ऋतु छोटी व शुष्क होती है और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर 300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा देखी जाती है। क्यों देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पश्चिमी घाट के कारण भारी मात्रा में वर्षा देखी जाती है। केरल का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। देखने वाली बात है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति मिलेगी क्योंकि वर्षा अत्यधिक रूप से यहाँ पर होती है। और कौन कौन से वृक्ष मिलेंगे, महोगनी, एबोनी, रोजवुड, सफेद केदार आदि प्रकार के जो सदाबहार वनस्पति है वो इन क्षेत्रों में पाई जाएगी। ठीक है, ध्यान रहेगा हमें। इसके बाद देखते हैं दूसरा AS प्रकार की। ठीक है, जो AS प्रकार की जो जलवायु है, ए जो है कैपिटल है, इसका मतलब क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। ठीक है, इसके बाद एस जो स्मॉल में दिया हुआ है उसका अर्थ होगा समर ड्राई। समर ड्राई का मतलब मैंने बतलाया था आपको उसी स्थान पर कि जहां ग्रीष्म जो ऋतु होगी वो कैसे होगी, शुष्क होगी। अब आप ये सोच सकते हो कि भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जो कि ग्रीष्म ऋतु शुष्क होगी। बिल्कुल सही, तमिलनाडु वाला जो ये क्षेत्र है जो कि सर्दियों में जहां यहाँ वर्षा होती है, लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है, वो वाला जो क्षेत्र है कोरोमंडल क्षेत्र जिसको नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा होती है, लौटते हुआ मानसून वर्षा करता है। गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ वर्षा नहीं होती, इसलिए यह शुष्क क्षेत्र माना जाता है। इसलिए इसका नामकरण किया गया है, क्या किया है साथियों, AS। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो AS प्रकार का जो वर्गीकरण है वो यहाँ तमिलनाडु का जो तट है, कोरोमंडल तट जो तट है जिसको बोलते हैं, उस क्षेत्र को दर्शाया है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, कोरोमंडल तट पर यह पाया जाता है, शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति इसकी विशेषता है क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, आर्द्र पतझड़ वनस्पति इसकी विशेषता होगी। और जैसे कि टीक प्रकार के यहाँ पर वृक्ष पाए जाएंगे और वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर की एवरेज के अनुसार से पाई जाती है। AS प्रकार का यहाँ पर उदाहरण हमने देखा। तीसरा है AW। जो AW प्रकार का जो क्षेत्र है, ए जो है हम जानते हैं उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो ए को दर्शाता है, और जो डब्ल्यू है स्मॉल में है, डब्ल्यू कैसा है, स्मॉल में है, वो विंटर ड्राई को हमें यहाँ पर बतलाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत का जो ये हिस्सा है ये AW के बारे में ही हमें बतलाता है। ठीक है, AW है, यहाँ पर भी ये जो हम बात करते हैं त्रिपुरा, ठीक है, वाला क्षेत्र, और यहाँ पर ये अधिकांश जो हिस्सा है वो यहाँ पर AW के बारे में ही हमें बतलाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, क्योंकि हम नाम से हमें पता चल रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और साथ में विंटर ड्राई है, सर्दियों में शुष्कता पाई जाएगी अर्थात गर्मियों में वर्षा होती है। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतम भाग में यह स्थित है, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं जैसे कि साल। अब दोनों में अंतर क्या हुआ साथियों, देख लो कि AW में और AS में वनस्पति के स्तर पर क्या अंतर होता है। यहाँ पर आर्द्र पतझड़ वनस्पति मिलती है, AS में आर्द्र पतझड़ मिलती है, वहीं AW में शुष्क पतझड़ मिलती है। देखने वाली बात है, यहाँ पर आर्द्र पतझड़ मिलती है, ठीक है, AS में आर्द्र पतझड़ और AW में शुष्क पतझड़ वनस्पति पाई जाती है जैसे कि साल। ये हमें ध्यान रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं CWG, शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रदेश, और यहाँ पर हम देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो ये क्षेत्र को दर्शाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। साथ ही यहाँ पर जो पूर्वोत्तर के राज्य के हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है,
तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी प्रदेश है। महाद्वीपीयता का प्रभाव ज़्यादा होता है क्योंकि यह समुद्र तट से दूर है, ठीक है, इसलिए महाद्वीपीयता का प्रभाव देखने को मिलता है। अतः विषम तापमान, तीव्र और विषम तापमान देखने को मिलेगा। सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, ज़्यादा ठंड होगी, और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखने को महाद्वीपीयता का प्रभाव दिखता है। और वर्षा यहाँ पर क्या है, देख लीजिए साथियों कि यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है, जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं वैसे वैसे पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में भी भिन्नता देखने को मिलती है। इसलिए 50 से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है, ध्यान रहेगा हमें। तो यहाँ पर इसका जो रेनफॉल है या वर्षा है वो यहाँ पर काफ़ी भिन्नता देखने को मिलेगी। और चूंकि वर्षा में भिन्नता देखने को मिलेगी इसलिए यहाँ की वनस्पति में भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी प्रदेश। BSHW यहाँ पर दो प्रकार के क्षेत्र भारत में BSHW पाए जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के मिलते हैं। एक तो जो क्षेत्र है जो कि वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में BSHW। और दूसरा जो है वो थार के रेगिस्तान से सटा हुआ स्टेपी प्रदेश है, ठीक है, वो भी यहाँ पर BSHW बनाता है, ये ध्यान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी स्थिति यदि हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात का कुछ हिस्सा, ठीक है, एक तो ये हिस्सा हो गया। दूसरा क्या है कि वृष्टि छाया प्रदेश वाला यहाँ पर ये जो हिस्सा है वो यहाँ पर दो प्रकार के हिस्से यहाँ पर देखने को हमें मिले हैं। विषम तापमान परिस्थिति देखने को मिलती है क्योंकि क्या है, स्टेपी प्रकार की यहाँ पर जलवायु मिलती है, अर्ध शुष्क है इसलिए विषम प्रकार की जलवायु मिलती है, ठीक है। और वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर ही यहाँ पर देखने को मिलेगी, बहुत कम मात्रा में वर्षा होगी, ठीक है, क्योंकि शुष्क क्षेत्र है। और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति जैसे कि खेजड़ी, बबूल, केर आदि प्रकार की जो वनस्पति है वो इन क्षेत्रों की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है, ध्यान रहेगा हमें। इसके बाद हमारा है BWHW, ठीक है, BW और HW जो कि कहां पर है, यहाँ थार के मरुस्थल को प्रदर्शित करता है। साथियों देख लीजिए इसको, BWHW थार के मरुस्थल को बताता है जो कि मरुस्थलीय प्रदेश, इसका नाम क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश ही इसका नाम है, पश्चिमी राजस्थान में। और दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ दिन में तापमान और रात में तापमान के अंतर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम है। और यहाँ की वनस्पति कैसी होगी, मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति यहाँ इन क्षेत्रों में पाई जाएगी। तो इस प्रकार से हमने वर्गीकरण देखा। अब ये हमारा मुख्यतः वर्गीकरण जो अधिकांश हिस्सा है वो कवर कर गया है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ हिस्से और हैं हमारे जो कि पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों को दर्शाते हैं, ठीक है, जिनमें एक है DFC जो कि अरुणाचल और सिक्किम के क्षेत्र को यहाँ पर दर्शाता है। और इसका नाम है लघु ग्रीष्म एवं ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाले प्रदेश। यहाँ जो गर्मी है वो कम पड़ती है, बहुत कम मात्रा में गर्मी होती है, अधिकांशतः ठंड ही रहती है। और वर्षा भी चूंकि अधिक होती है इन क्षेत्रों में इसलिए आर्द्र प्रदेश ये माने जाते हैं। और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम माने जाते हैं, ठीक है। शीतकाल आर्द्र, लंबा व ठंडा यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है और सर्दी भी अधिक पड़ती है, गर्मी यहाँ कम देखने को मिलती है, ठीक है। ये स्पेशल क्षेत्र है, वर्ष भर वर्षा होती है इसलिए यहाँ पर F दिया हुआ है। मैंने बताया था DFC में D जो है वो किस प्रकार की यहाँ पर बतलाता है, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु को बताता है। और जो F है वो बतलाता है, स्मॉल f है यहाँ पर, वो क्या बतलाता है, साल भर वर्षा होगी। साल भर वर्षा का मतलब क्या है, साल भर वर्षा का मतलब ये कतई नहीं है कि रोज वर्षा होगी। साल भर वर्षा का मतलब यह है कि कोई भी महीना ऐसा नहीं होगा जो कि शुष्क हो, ठीक है। तो शुष्क ऐसा कोई भी महीना नहीं होगा जहां पर शुष्कता हो, हर महीने वर्षा यहां पर होगी, उसे कहते हैं साल भर वर्षा होना, ठीक है। और उसको क्या इंडिकेशन दिया था कोपेन महोदय ने, स्मॉल f से बतलाया था। और C यहाँ तापमान को दर्शाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इसके जो वनस्पति है वो उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार, कौन से वन, सदाबहार वन है जो कि उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वनस्पति मिलेगी, जैसे कि मैपल है, ओक है,
चेस्टनट है, ये यहाँ की वनस्पति की विशेषता डीएफसी की होगी, ध्यान रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ईटी प्रकार की, जिसे हम टुंड्रा प्रकार की जलवायु भी कहते हैं। भारत में इसकी स्थिति थोड़ी मिक्स टाइप में है। मिक्स टाइप में कैसे हैं, क्या जहाँ निचले प्रकार के, जहाँ जो पर्वत हैं जो नीचे हैं 5000 मीटर तक की जिनकी ऊंचाई है, वो उनकी स्थिति ईटी या टुंड्रा प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, तो हिमाचल और लद्दाख के 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, और यहाँ की विशेषता क्या है साथियों कि वर्ष भर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है। किसी भी महीने का तापमान देख लीजिए, वहाँ 10 डिग्री से ही नीचे रहेगा, 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ की विशेषता है, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ऊंचाई 5000 मीटर तक है, 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई है। और ये हम जानते हैं कि जितनी ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी देखने को मिलती है। शीतकाल में वर्षा जो है हिमपात के रूप में देखने को मिलेगी। शीतकाल में, हमेशा नहीं, केवल शीतकाल में वर्षा कैसे मिलेगी, हिमपात के रूप में देखने को मिलेगी। और इसी का ईटी प्रकार का ही जो और ज़्यादा विकसित रूप है वो है ई या ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, जो कि हिमालय के 5000 मीटर से भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। हिमालय के 5000 से भी ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जहाँ ऊंचे ऊंचे क्षेत्र है, ई प्रकार की जलवायु वहाँ पर पाई जाती है। इसका जो इंडिकेशन है साथियों, ई और ई प्रकार का और ईटी प्रकार का, ये काफ़ी मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि जहाँ स्थानों पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है वहाँ ई प्रकार की जलवायु मिलेगी, और जहाँ कम है वहाँ ईटी प्रकार की मिलेगी। काफ़ी क्लोज है दोनों प्रकार के। ठीक है, यहाँ पर तापमान 0 डिग्री से भी कम मिलेगा, हमेशा तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा, ध्यान करने वाली बात है। और वर्षा यहाँ पर होगी नहीं, होगी तो कैसी होगी, केवल हिमपात के रूप में यहाँ पर ही वर्षा होगी। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कोपेन महोदय के अनुसार भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया है, ये ध्यान रहना चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न भी अनेकों जगह पर पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मौसम के अनुसार वर्षा का वितरण किस प्रकार से, कितना प्रतिशत है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, जो मुख्यतः हमारे मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, उसके जो मानसून है वो कब आता है, जून से सितंबर तक। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जून से सितंबर तक इसकी समय अवधि रहती है, और सर्वाधिक लगभग 74% जो वर्षा है वो इसी से प्राप्त होती है। ध्यान रहेगा, भारत में सर्वाधिक 74% जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से हमें प्राप्त होती है। इसकी समय अवधि है जून से सितंबर। दूसरा है जो परवर्ती मानसून जो काल होता है, मानसून के पश्चात अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का जो समय होता है, इसमें लगभग 13.3% जो वर्षा है पूरे वर्ष की, वो इस क्षेत्र से वो इस समय प्राप्त होती है। इसके बाद पूर्व मानसून जो काल है, जो कि मार्च से लेकर के मई तक होता है, वो लगभग 10% वर्षा प्राप्त करता है। और इसके बाद है शीत ऋतु, या फिर जिसे हम कहते हैं लौटते हुए मानसून, या जिसका दूसरा नाम है उत्तर पूर्वी मानसून, जिसका नाम दिया है जनवरी फरवरी का महीना। और 2.6% बहुत अत्यल्प, बहुत कम मात्रा में ये वर्षा यहाँ पर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की ये सारणी हमें ध्यान रहेगी। प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में निम्न में से किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है, उसका कितना प्रतिशत है, आदि प्रकार की चीज़ें यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में परंपरागत ऋतुएं कौन कौन सी है। जो ऋतु हमने पढ़ी थी, 4 प्रकार की जो ऋतु हम पढ़ी थी, वो IMD के अनुसार थी, भारतीय मौसम विज्ञान जो संस्थान है उसके अनुसार थी। लेकिन परंपरागत रूप से जो ऋतु है वो कौन कौन सी है, इसको भी हम देख लेते हैं। इनका भी अध्ययन हो जाना चाहिए कि प्रमुख रूप से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार की ऋतु है। पहली बसंत ऋतु है, जो कि हिंदी महीने चैत्र वैशाख में आती है, और अंग्रेजी महीने मार्च और अप्रैल में आती है, ध्यान रहेगा। दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, तीसरी है वर्षा ऋतु, चौथी है शरद ऋतु, पांचवी है हेमंत ऋतु, और छठी है शिशिर ऋतु। अनेक जगह पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हेमंत ऋतु किस महीने में आती है, हिंदी महीनों के कौन से महीनों में आती है। तो हमें आंसर हो जाना चाहिए मार्गशीर्ष और पौष में यह हेमंत ऋतु आती। तो इस तरीके से यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के इसको हमें ध्यान से अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सीक्वेंस में इसको हमें याद कर लेना है, और इसके सीक्वेंस में हमें चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद
आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ और फागुन, ये इन चीज़ों का भी हम कंटिन्यू, इसी तरीके से अंग्रेजी महीनों का भी हम कंटिन्यू रख सकते हैं। अनेकों जगह पर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।